गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ इनसाइट सीरीज। बेसिकली इनमें हर रोज जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और हफ्ते में इसका पूरा एक डिटेल सजेशन वीडियो आ जाएगा, जिसमें पूरे एक हफ्ते में जो भी हमने डिस्कस किया होगा उसको शॉर्ट तरीके से हम रिवाइज कर लेंगे ना। तो लेट्स सी, पहले आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो 12 मई 2022 के हैं। आज 13 जून है। इसका जस्ट एक महीने बाद के क्वेश्चन हमने लिए हैं और ये 10 क्वेश्चन का रियल एक्सप्लेनेशन होगा और ये रियली बेनिफिट करेगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हैं इसको इनसाइट की वेबसाइट से तो डाउनलोड भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं और एक बार उन क्वेश्चंस को जाके लगा भी लीजिएगा, आपको रियली में बेनिफिट ज़रूर होगा। खैर, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। पहला जो स्टेटमेंट है जो बोल रहे हैं, तो पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, इस पर एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में, वेदर इट बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी वट एवर यू वांटेड टू से। द पंचायत एंड द अर्बन लोकल बॉडी रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड 5-year टर्म ऑफ ऑफिस एट एवरी लेवल। इट मीन दैट ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको जो क्या 5 साल का टाइम दिया जाता है ऑफिस के लिए। पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड हम देखें, द पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर रिमेंडर ऑफ द पीरियड। इसमें ऐसा बोला जा रहा है, मान लिया जाए जिस तरीके से हमारी असेंबली डिसोल्व कर जाती है, लोकसभा डिसोल्व करती है, अगर पंचायत डिसोल्व कर जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्या हम वहाँ पे जो भी न्यू पंच बनेगा, जो भी वहाँ पे न्यू सरपंच वगैरह बनेगा, क्या उनका जो टाइम पीरियड है वो लेफ्ट जितना भी बचा हुआ टाइम पीरियड है कितने का, 5 साल का, तो क्या वो उतने ही टाइम तक के लिए मेंबर रहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोनों की दोनों मेरे हिसाब से स्टेटमेंट सही है। जो हम 73 देखो, इसी सिस्टम को जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे यूएसए में प्रेसिडेंट है उनका कुछ टेन्योर इसी तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए फिलहाल जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट ले ली जाती है, तो मतलब प्रेसिडेंट जो है उसकी डेथ हो चुकी है और वो जितना भी बचा हुआ टाइम पीरियड है 4 साल का, उस टाइम पीरियड के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्ट करता है या फिर वो प्रेसिडेंट बन जाता है बेसिकली। और यही रीज़न है कि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रखी जाती है और हमने वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट वो वहीं से ही लिया हुआ। कहाँ से? तो यूएसए से। खैर, और जो इलेक्शन है वो कहाँ से लिया हुआ है और जो प्रोसीजर है मतलब किस तरीके से इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, वो कहाँ से लिए, दोनों ही अलग अलग बातें, दोनों ही अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए। आप बता सकते हैं अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं कल इसके बारे में बता दूँगी, ठीक है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खैर, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जो पंचायत एंड लोकल अर्बन बॉडीज़ है उनका जो टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम है वो 5 साल के लिए रखा जाता है, जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड अगर हम देखें तो मान लिया जाए अगर पंचायत है वो टाइम से पहले डिसोल्व हो जाती है, अगर वो टाइम से पहले डिसोल्व हो जाती है तो जो लेफ़्ट ओवर टाइम पीरियड है, न्यू सरपंच जो बनेगा वो उस लेफ़्ट ओवर टाइम पीरियड के लिए ही बनेगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। इसके बारे में अगर हम देखें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में लेकर आया गया था एंड 1993 में इसको लागू कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश पहली स्टेट बनती है जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अपने स्टेट के अंदर लोकल अर्बन बॉडी या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपनी स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट करती है। अगर हम देखें तो अगर हम देखो, द पंचायत एंड अर्बन बॉडीज़ आर प्रोवाइडेड अ 5-year टर्म एट एवरी ऑफिस लेवल। तो ये सही है। फ्रेश इलेक्शन जो है 5 साल बाद होते हैं। कौन कराते हैं? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका जिक्र जो है आर्टिकल 243E में हमें मिलता है। इट कैन बी डिसोल्व अपॉन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। तो ये भी सही है कि जब इसका डिसोल्वेशन से पहले जो है इसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन इलेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी। मतलब ये तो हम सभी इलेक्शन में देखते हैं कि 6 महीने से पहले ही, जब तक, तो उससे पहले ही इलेक्शन करा देने चाहिए जब ऑफिस का टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा होता है। और बाई इलेक्शन के लिए कंडीशन ये रखी जाती है 1 साल का टाइम पीरियड। मान लिया जाए अगर इलेक्शन होने में अभी तक 1 साल बचा हुआ है तो उस सीट के लिए इलेक्शन नहीं होंगे। अगले फिर 5 साल में ही उसके इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट भी नहीं, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखें। हाउ इज द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर द विच द डिसोल्व। ये सेम ही यहाँ पे बात बता रही है कि आप खुद यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रिगार्डिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, फ़करा के बारे में आपने सुना होगा, ये 2010 में लेकर आया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ पे एक लीडिंग मिनिस्ट्री है। खैर, पूछा जा रहा है फ़करा इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम, क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है वर्स ग्रांटेड फ़करा रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 3 ईयर। क्या मान लीजिए फ़करा के द्वारा मतलब
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के द्वारा जो भी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, क्या वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। नंबर 3 देखें, द एंटिटीज कवर्ड बाय द एक्ट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल, मतलब ये है कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को ये इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट है सी। जब हम बात करते हैं एंटिटीज़ की जो इसमें कवर की जाती है, एनजीओ हो सकते हैं पहली बात तो, दूसरी मतलब जो इंस्टीट्यूशन हो सकता है कोई भी, और इंडिविजुअल भी हो सकता है, और कई सारी चीज़ें हैं जो इसका पार्ट बन सकती है। लेकिन कौन नहीं बन सकता है, फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिशियन नहीं बन सकता है, सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं, कई सारी पर्सनैलिटी हैं जो फ़करा के अंदर जो पैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। इवन सिविल सर्वेंट तो जो है गिफ्ट भी एक टाइम एक लिमिट के बाद नहीं एक्सेप्ट करते हैं। खैर, वंस ग्रांटेड फ़करा रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 3, मेरे हिसाब से 1 साल होना चाहिए। तो पहली तो स्टेटमेंट सही है, एमएचए मैंने बता दिया था। सेकंड देखते हैं इसके बारे में। सी फ़करा की बात करते हैं तो ये हमारी कंट्री में दिस रेगुलेट द फॉरेन डोनेशन। तो इसका काम क्या है कि फ़ॉरेन जो भी डोनेशन आती है उसको रेगुलेट करके चलना, तो इंश्योर करना कि जो डोनेशन आ रही है वो हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के खिलाफ ना जाए, है ना, और जो ओवरऑल वेलफेयर उसके खिलाफ भी ना जाए। मतलब ये है फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कन्वर्जन करा रही है, मतलब फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन में मतलब जो हिंदूज है क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं फोर्सफुली, या फिर उनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है विद नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा ना हो, इस वजह से ये रेगुलेशन लेकर आया गया है। दैट जो है फर्स्ट इनेक्टेड किया गया 1976 में, और फिर उसमें जो है अमेंडमेंट की गई थी 2010 में। सेक्शन 5 जो है फ़करा का 2010 का, ये जो है यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है जो भी अनचेक्ड एंड अनप्रिडल्ड पावर है डिक्लेयर करना। अच्छा, ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो एक्ट है 2010 का, ये यूनियन गवर्नमेंट क्या था कि यूनियन गवर्नमेंट को अनप्रिडल्ड पावर देता है ताकि वो अनचेक कर सके। ठीक है, फ़करा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, क्या क्या कंडीशन है बेसिकली। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एक्सेस टू टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब ये है कि हमारी कंट्री की किसी भी टेरिटरी में इसको हर टेरिटरी में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। टू सिटीजन ऑफ इंडिया हु मे आउटसाइड इंडिया एंड टू कंपनीज देयर ब्रांचेज। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट अप्रूव ग्रांटेड। तो ये जो फ़करा का एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हर 5 साल बाद जो है उसका वैलिड रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है 5 सालों तक के लिए वैलिड रहता है। एनजीओज आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर द रीन्यूअल विद इन 6 मंथ। और अगर कोई एनजीओ है तो उसको हर 6 महीने में जो है रीन्यूअल करना पड़ता है और द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर टू अप्लाई फॉर रीन्यूअल, तो जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं होती विद इन द 6 मंथ तो उसका कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, सेकंड देखें, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एनटीसी मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे अभी सेलिब्रेट किया गया है, पहली बात। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को, क्या स्टेटमेंट सही है। एज अ रिमाइंडर ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द पोखरण फर्स्ट टेस्ट, क्या इस दिन पोखरण फर्स्ट टेस्ट हुआ था। सेकंड अगर हम देखें, द थीम ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ 2022 इज इंटीग्रेटेड अप्रोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आपको बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट क्यों नहीं है मैं बताती हूँ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हम 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पोखरण सेकंड टेस्ट किया गया था, और अब की बार की जो थीम है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें लेकर चलना, किस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ताकि हमारा सस्टेनेबल फ्यूचर बन सके। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि स्टेटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है, तो ये सही है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंसर्न ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड अदर एजेंसी फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियनाइज्ड टेक्नोलॉजी। मतलब ये है कि ये जो है कमर्शियल एंटिटीज़ को फंडिंग प्रोवाइड करती है ताकि हमारी कंट्री में जो बन रहा है उसको इंडियनाइज किया जा सके, उसको प्रचार प्रसार मतलब एडवर्टाइज किया जा सके, है ना, उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सके, जो उसकी रियलिटी है, जो भी उसमें यूनिकनेस है उसको सबको बताया जा सके, ताकि जो पीपल है जो भी पर्सन उस चीज़ को चाहता है तो वो उसको खरीद पाए। ठीक, तो दोनों ही सही है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बताया गया है। सी एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, एक अथॉरिटी होती है, एक बोर्ड होता है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ ऐसा ही है, जो जिसका हेडक्वार्टर करनाल के अंदर है। जो एक मिनट, हाँ, डेट इज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी NDRI है। तो NDRI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो करनाल के अंदर है। लेकिन अगर पूछा जाए एंड बोर्ड के बारे में, मतलब नेशनल डेयरी बोर्ड के बारे में, वो आनंद गुजरात के अंदर में, कुछ उसी तरीके से ही है। अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, एक बोर्ड है, तो बोर्ड वाला पूछा जा रहा है क्या ये डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो ये सही है। इसका क्या मेन एम ये है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है वो कमर्शलाइजेशन में हेल्प करें जो भी हमारे इंडियन गुड होते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए। सी जब हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करते हैं, अच्छा ये कंटेक्स्ट दिया जा रहा है न्यूज़ में क्यों है, क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है। एस्टेब्लिश किया गया था, अगर हम देखें TDB को
1996 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। इसका मेन एम है फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करना उन इंडस्ट्रीज़ को जो इंडियनाइजेशन या फिर कमर्शलाइजेशन में इंडियन प्रोडक्ट का हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू बेजोन अभी न्यूज़ में है, वो है क्या? पहले जो पूछा जा रहा है, क्या ये क्रिप्टो करेंसी है? सेकंड, ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल या फिर फ्लोटिंग हेडफोन है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है? तो डब्ल्यू बेजोन की जब हम बात करते हैं तो ये एक टाइप से पहले भी ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा चुका है, तो याद रखें ये फंडामेंटल पार्टिकल है। डब्ल्यू बेजोन जो है इसको जो है 1983 में डिस्कवर किया गया था और ये फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है। द डब्ल्यू बोसोन जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट फीचर में आ जाएगा। देखो दो ही चीज़ अभी भी फंडामेंटल पार्टिकल की आती है, तो ये दो चीज़ें पता होंगी, क्या उसके पास मास है, क्या उसके पास चार्ज है। दो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप क्वेश्चन को कर लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिनो के पास जो है मास नहीं होता है, ना ही चार्ज होता है और ना ही मास, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे शरीर से लाखों करोड़ों जो न्यूट्रिनो हैं हर पल जो है आदान प्रदान एक मतलब पार होते रहते हैं, पेनिट्रेट होते रहते हैं, कहने का मतलब है, लेकिन हम इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इट्स विच इज प्रोटोन इनटू न्यूट्रॉन, मतलब इसका काम क्या होता है या फिर डब्ल्यू बोसोन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है जो प्रोटोन है उसको न्यूट्रॉन बदलने की ताकत रखता है। यू नो वेरी वेल, जो आपका प्रोटोन होता है 2 क्वार्क मतलब क्वार्क से बने होते हैं, 2 अप होते हैं और 1 डाउन होते हैं, तो कौन सा तो एक अलग पार्टिकल बनता है, कुछ इसी की मेथडोलॉजी पे है। स्पिन इसमें बेसिकली काम करता है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको ये सिर्फ इतना सा याद रखें, डब्ल्यू बोसोन क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड एक टर्म है जो न्यूट्रॉन को प्रोटोन में कन्वर्ट करने का काम करती है, सॉरी प्रोटोन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में थार डेजर्ट पूछा जाता है, थार डेजर्ट कब बना था, तो ऐसा माना जाता है कि 10,000 पहले इसका बना था। कब बना था मतलब कौन सा ईरा या फिर टाइम चल रहा था, तो प्लेस्टोसीन इको चल रहा था, है ना। जैसे तरीके से हम आज जानते हैं वो होलोसीन है, होलोसीन इपोक, उसी तरीके से ये जो काम हुआ था वो प्लेस्टोसीन मतलब हमारा जो डेजर्ट बना 10,000 पहले बना था। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्यों बना था, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। नंबर 3 देखें तो ये जो है हाईली डेंस्ड वो है क्या डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में। ओके, डेजर्टिफिकेशन रेफर टू एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट। क्या डेजर्टिफिकेशन ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है जहाँ पे डेजर्ट जो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो माइट भी। सेकंड देखें तो डेजर्टिफिकेशन इज कोज्ड बाय प्राइमरी बाय द ह्यूमन एक्टिविटी अलोन। क्या जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डेजर्टिफिकेशन, क्या इसमें नीचे कोई रोल नहीं है, जहाँ पे भी ओनली या अलोन आ जाते हैं उसको तो रहने दीजिए। ओके, नंबर 3 देखें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है ओनली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है या फ्रेमवर्क है जो एड्रेस करता है इस प्रॉब्लम को जो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही होना चाहिए। सही, जब हम डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो ये ह्यूमन मेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अच्छी भूमि थी, ज़मीन थी, लेकिन वो थोड़े दिन बाद इतनी बंजर हो जाती है एंड फिर थोड़े दिन बाद उस पर खेती भी नहीं हो पाती है, तो इतनी ख़राब उसकी सॉइल हो जाती है, तो उसको भी हम कह सकते हैं डेजर्ट। और इसलिए एक डेजर्टिफिकेशन एग्जाम्पल। लेकिन अगर नेचुरल एक्सपेंशन हो रहा है डेजर्ट का, वो हमें नहीं मानेंगे कि डेजर्ट को हम कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब ये यूएनएचसीआर नहीं मानता है कि वी शुड बी restore it. Yes, we should try, but it is not the definition as per the UNCCD. At the same point of time, you also noted कि हम 17 जून को जो है UNCCD डे मनाते हैं, होने वाला है। खैर भी यहाँ पे सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है, थर्ड गलत है। अच्छा, इनमें से बताना था आपको कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला और सेकंड जो है इनकरेक्ट है, थर्ड सही है। यूएनसीसीडी के हिसाब से जो डेजर्टिफिकेशन जो है इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग है और ये एड्रेस करने के लिए जो प्रॉब्लम है डेजर्टिफिकेशन से की वजह से जो उसी वजह से लेकर आया गया था। डेजर्टिफिकेशन एक डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, कहाँ पे, एरिड और सेमी एरिड एरिया में। सी, जब हम एरिड या सेमी एरिड की बात करते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की 23.5 डिग्री तक जो है ट्रॉपिकल रहता है, उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल आ जाता है। सब ट्रॉपिकल में भी जो है कुछ एरिया ऐसा होता है जैसे जहाँ पे कोल्ड ओशन वेव बहती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, मॉइस्चर कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो उसी लैटिट्यूड पे सब एरिड जोन पाई जाती है, तो उसी एरिया की बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेरू वाला कोस्ट हो गया, यू कैन सी हेयर, जो वेस्टर्न अफ्रीका वाला कोस्ट हो जाता है, बेंगुला वगैरह बहती है ना, वहाँ पे कोल्ड वे है, कोल्ड ओशन वेव। ओके, लेट्स सी। देखो जो यूएनसीसीडी है वो 1994 में हमारे सामने आता है। इसका मेन एम है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेजर्ट है वो और ज़्यादा डेजर्टिफाइड हो रहे हैं, उसी को ही हम डेजर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो है विच ऑफ द, अच्छा, AIM प्राइम मतलब प्रोग्राम फॉर द रिसर्च इन इनोवेशन, प्रोग्राम फॉर द रिसर्च इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप प्ले बुक वाज लॉन्च बाय। तो बताइए भाई ये जो बुक है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो एम प्राइम मतलब
प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन, मतलब ये है कि हम रिसर्च पे फोकस करेंगे। मार्केट रेडीनेस एंटरप्रेन्योरशिप में ये लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा गया था किसके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। आपसे ये पूछा जा सकता है, वैसे यूपीएससी बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी पीसीएस वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम देखें तो आपसे पूछा जा रहा है क्लाइमेट एंड एयर क्लीन एयर कोएलिशन। अच्छा, क्लाइमेट एंड एयर क्लीन कोएलिशन, इसका काम क्या है कि रिड्यूस करे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल आपका ब्लैक कार्बन हो गया, ब्राउन कार्बन हो गया, ये सारे के सारे जो एग्जांपल होते हैं शॉर्ट लिव्ड कार्बन के होते हैं। द CAC फोकस करता है मीथेन पे, ब्लैक कार्बन पे एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सिर्फ बी सही है, क्योंकि ये, चलो ठीक है मैं बताती हूँ, क्योंकि जो आपका क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन है जो काम करता है कि जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है उसको हम टारगेट कर सके, उसको कम कर सके, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल भले ये जो है कम टाइम पीरियड के लिए रहे इन्वायरमेंट में, लेकिन ये कम टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये गर्मागी को बढ़ा देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देते हैं ना। अच्छा, इसको जो है लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? UNEP के द्वारा। किसके द्वारा? UNEP के द्वारा। एंड 6 कंट्री, और इसमें जो कंट्री इंक्लूडेड है वो बांग्लादेश है, कनाडा है, घाना है, मैक्सिको है, स्वीडन है। ठीक है, जो कोएलिशन इनिशिएशन जो फोकस है 3 चीज़ों पे है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड ब्लैक कार्बन। सी, जब हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं तो इसका बात याद रखना है, HFC को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर भी ऐड कर दिया गया थ्रू किगाली एग्रीमेंट इन 2019। एंड ये आई थिंक, चल मैं कल बताऊंगी कितने टाइम पीरियड के लिए लागू होता है। आई थिंक 2047 तक इसका टाइम पीरियड रखा गया कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है किगाली एग्रीमेंट के तहत इसको 2047 तक कंप्लीट कर लेंगे, मतलब अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन मैं कल बताऊंगी परफेक्टली कि ये रियली में 2047 है या फिर कोई और डेट फिक्स की गई है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पूछा जा रहा है, समटाइम मेंशन इन द न्यूज़। सी, जब इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे जो है अरेबियन सी है, राइट। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो बारिश होती है वो हमारे बारिश होती है, मतलब इनके टेम्परेचर की वजह से जो हमारी बारिश के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसी को हम इंडियन ओशन डाइपोल के नाम से जानते हैं। अगर मान लें यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और अगर यहाँ पे इनको रिवर्स है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी कंडीशन है। लेट्स सी, इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना है कैटेगराइज्ड बाय द डिफरेंट इन सी लेवल टू टेम्परेचर बिटवीन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। क्या ये पैसिफिक ओशन और वेस्टर्न इंडियन ओशन का एग्जाम्पल है? नंबर सेकंड अगर हम देखें तो IOD जो है फिनोमेना है कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून। ओके, तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो मैंने बताया था कि ये इंडियन ओशन का फिनोमेना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 सी काउंट होती है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से उसको इम्पैक्ट देखा जाता है। अगर कम टेम्परेचर है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ज़्यादा टेम्परेचर है अरेबियन सी में, तो इंडियन ओशन डाइपोल होगा। सेकंड देखते हैं कि ये अल नीनो पे इम्पैक्ट करता है, ज़रूर करता है। जो भी हमारी कंट्री में जैसे अल नीनो है, ऑल्दो इंडियन ओशन जो डाइपोल है वो जो है एक लोकल फिनोमेना है, लेकिन एल नीनो जो है एक ग्लोबल फिनोमेना है। बट जब भी ये आता है, मतलब पूरे ग्लोब पे आता है, ग्लोब में हम भी आते हैं, तो जो इंडियन डाइपोल ओशन है वो भी इसको इन्फ्लुएंस करता है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है या घटा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट्स सी, इंडियन ओशन डाइपोल ऑल्सो नोन एज द इंडियन नीनो के नाम से भी जानते हैं। एक इरेगुलर ऑसिलेशन होती है सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। वेस्टर्न इंडियन ओशन का मतलब समझते हैं, ये वाला इंडियन ओशन जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है और अफ्रीका के ईस्ट में, उसी को हम वेस्टर्न इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, IOD हैज़ अ मच मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेनफॉल पैटर्न ऑफ द साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया देन द अल नीनो इन सदर्न ऑसिलेशन। तो ये सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। भितरनिका मैंग्रोव में, चंबल रिवर में, पुलिकट ट्रेप में या दियोपर बिल में। पहली बात तो इनकी चारों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। भितरकनिका अगर हम देखें तो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे है। भितरकनिका के बिल्कुल साइड में है आपका चंद्रपुर, मतलब जहाँ से जो इंडियन ओशन वगैरह है, सेटेलाइट वगैरह स्पेस में जो जाती है यहीं से छोड़ी जाती है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपका भितरकनिका। नेक्स्ट है चंबल रिवर। इस तरीके से चंबल रिवर घड़ियाल के लिए, जस्ट अ सेकंड, ये से घड़ियाल के लिए वैसे हम चंबल रिवर पे ही देखते हैं, पर ये चंबल रिवर तो यहाँ से नहीं है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है और बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर ही मिल जाती है यमुना के पे। खैर, पुलिकट लेक की जब हम बात करते हैं तो पुलिकट लेक आपके कहीं यहाँ पे हो गई। दियोपर बिल जो है शाम के अंदर में है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेट्स सी। दो घड़ियाल जो इन डीप फ्रेश वाटर हैबिटेट है, पता तो याद तो यही रखिएगा, ये है फ्रेश वाटर हैबिटेट है क्या, नोट बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, सिर्फ ओनली ये जो है फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं। बेसिकली रहने का मतलब ये है कि सर्वाइव ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही कर सकते हैं। ऑप्शन बी की हम देखते हैं, घड़ियाल जो है कैन बी नेचुरली फाउंड इन नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घड़ियाल वन ऑफ द 3 क्रोकोडियन जो नेटिव है इंडिया के, एंड द अदर 2 बीइंग द, जो अदर है मतलब 3 नेटिव है, तो एक तो आपका घड़ियाल ही हो गया, दूसरा क्या है मगर क्रोकोडाइल, एंड थर्ड है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे बच्चे, हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए।